नाजरीन, मोहम्मद अकरम खान आज के प्रोग्राम अकरम खान के साथ हाजिर है। साथियों, इस प्रोग्राम के तहत मेरी हमेशा कोशिश रही है कि आपकी मुलाकात ऐसे दोस्तों से करवाऊँ जिन्होंने कोई न कोई कारवाई नुमाया अंजाम दिए हैं और उनका किसी न किसी तौर से सियासत से, मज़हब से, सकाफत से और ज़िंदगी के किसी न किसी शोबे से ताल्लुक़ रहा है। आज मैं जिस शख्सियत से आपका तारुफ करवा रहा हूँ, लकीली वो मेरे एडिशनल कमिश्नर रहे हैं। 96 में ये मुल्तान उनकी पोस्टिंग हुई तो मुझे इनके साथ कुछ अर्सा काम करने का इत्तेफाक हुआ। आप यकीन करें कि इनके साथ जो मैंने लम्हात गुजारे हैं वो आज भी मुझे याद हैं, क्योंकि इन्होंने जो सलूक और जो मोहब्बत हमारे साथ रखी और एक सबॉर्डिनेट के तहत मैं उसको कभी भी फरामोश नहीं कर सकता। तो आज मेरा दिल किया कि मैं लाहौर इनकी रिहाइशगाह पर जाके इनसे एक इंटरव्यू करूं। तो आइए मैं आपकी मुलाकात करवाता हूं। नाम है इनका अल्ताफ़ुर रहमान और 8th कॉमन से इनका ताल्लुक़ है और इनकम टैक्स ग्रुप में बावजूद इसके कि ये बॉटनी के प्रोफेसर रहे हैं और प्रोफेसरी का शोबा छोड़कर ये इन्होंने CSS किया और मुख्तलिफ ओहदों पे काम करते हुए एज कमिश्नर इनकम टैक्स रिटायर हुए। तो आइए मैं आपकी मुलाकात अल्ताफ़ुर रहमान साहब से कराता हूँ। खान साहब, आप इतनी दूर से तशरीफ़ लाए, बहुत अच्छा लगा, पुरानी यादें ताज़ा हो गई। वो आपने अभी भी बड़ा पुरानी याद ताज़ा करा दी। आ गया, बड़ी खुशी हुई आपसे मिलके और आपके साथ बहुत अच्छा वक्त गुजरा। बल्कि मुल्तान में तब सबके साथ अच्छा वक्त गुजरा है। जी सर। किसी के साथ कोई मुझे तो शिकायत नहीं, किसी के साथ भी। सही बात। सारे अफसर बेहतरीन थे और कुलीग भी बड़े बेहतरीन थे। अभी तक मिलते हैं। जी सर। जब मौका मिलता है वो आते हैं, मैं भी जाता हूँ। तो बड़ा ही अच्छा आपके साथ टाइम गुजरा। मैं तो उसको यादगार टाइम समझता हूँ। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि आप लेक्चरर थे कसूर में बॉटनी के, तो आप का शौक इस तरफ कैसे हो गया कि आप CSS करके एक ऑफिसर्स लाइन में आ गए? वो मैं जब लेक्चरशिप में मैं काफ़ी कामयाब मैं लेक्चर गया था। कसूर में मैं लेक्चर था तो वहाँ पे बड़े सेटिस्फाइड थे मेरे तालिब इल्म मुझसे। डॉक्टर भी हर साल 2-4 बन जाते थे, लेडी डॉक्टर भी बन जाती थी जी। लेकिन मेरे 2 कुलीग CSS का इम्तिहान दे रहे थे, एक नजमुद्दीन। जी, वो भी हमारे कमिश्नर रहे हैं। जी। तो वो एक साल दे के कुछ उनका नंबर कोई ठीक नहीं आए थे, तो दूसरे साल वो फिर तैयारी कर रहे थे, थोड़े सीरियस हो गए। तो मैंने उनसे ज़रा मजाक करना शुरू कर दिया कि तुम पहले 17 ग्रेड में हो या क्या, तुमने अपने आप को परेशान किया। कहने नहीं, ये बड़ा इम्तिहान है, ये तुम्हें इसका पता नहीं है। मैंने कहा भाई मैं इसको समझता ही कुछ नहीं। उन्होंने बस मुझे ले आया इधर। मैंने कहा अच्छा मैं देता हूँ इम्तिहान। तो उनके साथ मैंने इम्तिहान दिया। खुशकिस्मती हम तीनों ही पास हो गए। नजमुद्दीन साहब भी कमिश्नर रिटायर हुए हैं। जी। वो जो हमारे दूसरे साथी थे, वो इकोनॉमिक्स प्रोफेसर थे वहाँ, वो डिवीजनल कमिश्नर भी रहे DG खान के और फिर बाद में फेडरल सेक्रेटरी होकर रिटायर हुए हैं। तो इस तरह ये शौक की बना पर। अच्छा सर, वो अभी आपने सर्विस के आगाज की बातें की तो वो मैं नाज़रीन आपको एक दिलचस्प वाक़या सुनाता हूँ कि ताज साहब हमें सुनाया करते थे कि एक जिन का वाक़या है जिसने हमें प्रेरित कर दिया था कि हम सिविल सर्विस में आएंगे। तो मैं चाहूँगा कि अल्ताफ़ साहब की ज़ुबानी से वो वाक़या सुने। अच्छा, आप कह रहे हैं सिविल सर्विस में आने के बाद जो जी तजुर्बात। जी, एक तो जिन बाबा वाला वाक़या सुना, वो क्या वाक़या था? वो जो जब हम इम्तिहान दे बैठे ना उधर, तो मुझे तो कोई इतना, मैं सीरियसली मैंने इम्तिहान 2 महीने पहले मैंने तैयारी करके दिया था। जब मैं इम्तिहान का फैसला किया 2 महीने रहते थे, तो मुझे कुछ एक तो पेपर मेरे ठीक भी नहीं हुए थे। मुझे कोई इतना उम्मीद नहीं थी कि मैं पास हो जाऊंगा। लेकिन वहाँ कसूर में एक जिन बाबा थे, वो बड़े उनकी धूम थी। वो लोग बड़े बड़े ब्रिगेडियर जनरल भी आके, सेक्रेटरी उनके पास आके अपने मसाइल बयान करते थे। तो वो उनके जो है ना मसले हल करते थे। उन्होंने सर्टिफिकेट भी उनसे लेकर लगाए हुए थे अपने दरबार में। तो मेरा दोस्त थे नजमुद्दीन साहब, वो कहने कि ये आओ उनसे जाके पता करते हैं हमारा क्या हुआ। मैंने कहा
छोड़ो जो होगा हो जाएगा, कहता नहीं आ जाए, हम चले गए जिन बाबा के पास। तो उसने, उसके पास कोई इल्म था, पता नहीं कोई जिन भी होंगे या कोई, उसने जो है ना हमारे नाम पूछे, वालदा का नाम पूछा, डेट ऑफ बर्थ पूछी, उसके बाद उसने कोई हिसाब किताब जोड़ा और उसने हमें कहा जी, मुझे उसने नहीं, हम दोनों का, दोनों पास हो जाएंगे और दोनों को नौकरी मिलेगी। अच्छा, मैं सोच रहा था कि ऐसे ही शायद हमें खुश कर रहा है। तो उसके बाद नजमुद्दीन साहब ने पूछा कि अच्छा ये महकमा कौन सा मिलेगा इसको, मेरे बारे में ज़्यादा उनको तजस्सुस था। तो उन्होंने कहा कि जी इसको महकमा कोई ऐसा मिलेगा कि गवर्नमेंट का महसूल इकट्ठा करेगा जो लाखों और करोड़ों में भी हुआ करेगा। अच्छा, जब उसने ये बात कही तो नजमुद्दीन ने कहा कि तुम्हें तो कस्टम मिल जाएगा। उसके बाद उसने नजमुद्दीन ने दूसरा सवाल किया कि पोस्टिंग कहाँ होगी उसकी। तो उसने फिर जोड़ के कहा कि या कोयटा में होगी या कराची में होगी। अच्छा, फिर नजमुद्दीन ने तीसरा सवाल पूछा कि उसको मेरी शादी नहीं हुई थी, नजमुद्दीन की शादी हो गई थी। अच्छा, उसने बोला इसकी उनकी जो है ना शादी कहाँ होगी। तो उसने जो है ना जवाब दिया कि जी पाकिस्तान में नहीं होगी शादी और लड़की बाहर से आएगी। अच्छा, मुझे ना इस पर थोड़ा ज़्यादा ही शक हुआ। मैंने कहा ये पूरे मुल्क की लड़कियां चेक कर रहे हैं 2 मिनट में कि शादी पाकिस्तान में नहीं होगी। वो फिर ना जब रिजल्ट आया, अच्छा उसने नजमुद्दीन ने यह भी पूछा कि पोजीशन कौन सी आएगी। उन्होंने कहा ये पोजीशन यार 37 होगी या 73 होगी। ये बड़ी अजीब बात थी। जब रिजल्ट आया तो मेरी पोजीशन 73 थी। मैं बड़ा हैरान हूँ कि ये मतलब ऐसा बाबा। हाँ, फिर उसने मेरी जो पोस्टिंग हुई वो इनकम टैक्स में हुई और वो कराची में हुई। अच्छा, कराची में मैंने वाकई जब जो मेरा इब्तदाई सर्कल था उसमें मैंने 20 लाख मेरा बजट था। लेकिन जो मेरा जो आखिरी सर्कल जिससे मैंने DCIT था, मैंने प्रमोशन होनी थी, उसमें मैंने 90 करोड़ रुपया जो है ना उस रेवेन्यू इकट्ठा किया। तो बाबा की बात बोल गए कि जी ये गवर्नमेंट का महसूल इकट्ठा करेगा, वो जो है ना भाई लाखों कभी करोड़ों में होगा। ये बात उसने कही थी। अच्छा, शादी के बारे में मेरे जो फैमिली में ही मेरे ससुर सऊदी अरब में प्रोफेसर थे किंग फाज यूनिवर्सिटी में। तो मेरी मदर ने उनसे बातचीत की तो वो फिर पाकिस्तान आए, इधर ही शादी हुई। फिर वो चलेगा तो उसकी सारी बातें पक्की हो गई, सारी बातें पूरी हो गई। नाज़रीन, मैं ताज साहब की बात को सेकंड करते हुए आपको एक छोटा सा वाक़या सुना देता हूँ कि मैं इंडिया में 2008 में गया तो वहाँ हमारे एक मेज़बान ने मुझे कहा कि यहाँ आपकी मुलाकात पंडित से करवाता हूँ, तो देखते हैं कि पंडित आपके बारे में क्या बातें करता है। तो अल्ताफ़ साहब, आप हैरान हो गए कि मैं उनके पास गया। आपने तो कहा ना कि उसने आपसे नाम पूछा, वालदा का, आपका, और डेट ऑफ बर्थ पूछी। मुझसे उसने कहा कि आप ये थंब इम्प्रेशन लगाएं। तो मैंने एक सफ़ेद कागज़ पे थंब इम्प्रेशन लगाया। तो उसके बाद उसने मुझे उनके पास परत पड़े होते थे, 100 परत पड़े थे जी, ऐसे फुट्टे के साइज़ के, जैसे एक स्केल होता है उसके साइज़ के। तो उसने मुझसे एक सवाल करने शुरू कर दिए कि आपका नाम मीम से स्टार्ट होता है, आपकी वालदा वफात पा चुकी हैं, आपके पिता इतनी उम्र के हैं, आप बदेशी हैं, आप के बारे में कि आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो 56 साल है और आपका दिन फलां दिन बनता है। तो मैं ताज साहब आपकी उस बात को मैं आगे लेके चलता हूँ कि वाकई ही इस तरह की का कोई इल्म है या ये कोई करामात होती हैं? नहीं, इल्म तो ज़रूर है। मतलब ये इल्म के बगैर नहीं। दरअसल अल्लाह ताला ने कहा सारा इल्म मेरे पास है और मैं जब चाहूँ किसी को दे देता हूँ। बोला ये हुई तुम ना बेशाइम मिन इल्म ही, कि मेरे इल्म का कोई चीज़ अहाता नहीं कर सकती। तो ये भी पूरे सरार अलूम है। ये कुछ लोगों को आते हैं, कुछ लोगों को जो इसमें अबूर होता है। वैसे जैसे आपने पंडित की बात बताई, ये भी मतलब बगैर मतलब ये इल्म के नहीं ऐसी बात कर सकता।
कोई ऐसे अंदाजे से नहीं कह सकता। तो ये कुछ ना कुछ होती है ऐसी चीज, वो अमूम है दुनिया में। जी अल्ताफ साहब, आपके साथ चूंकि हम रहे और हम तमाम ऑफिसर्स ने आपकी एज ए सबॉर्डिनेट आपके साथ जब काम किया तो हम लोगों ने बड़ा एंजॉय किया, क्योंकि आप हमसे काम भी पूरे लेते थे और आप हमारे साथ जो मुशफ़िकाना आपका रवैया होता था। तो मैंने एक वाक़या उन दिनों आपसे सुना था कि एक इंदिरा गांधी की कज़न के साथ आप शायद उनको किसी दोस्त के तवज्जुह से उनको ट्यूशन पढ़ाने जाया करते थे, तो वो क्या वाक़या सर? वो जब हम लाहौर में रहते थे, मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, मैं हॉस्टल में काम किया हुआ था मैंने। तो कभी कभी मैं अपने घर जाता था, क्योंकि मैं घर रहता नहीं था, डिस्टर्ब ना हो ज़्यादा। तो हमारे घर के साथ ही हिंदू फैमिली थी एक, वो हमारे साथ बहुत ज़्यादा इंटीमेट हो गए थे। वो हमारे फंक्शन में शिरकत करते थे, हम उनके फंक्शन में शिरकत करते थे। तो एक दफ़ा वो एक उनके अजीज़ों में कोई सालगिरह का फंक्शन था, वो हमें उधर ले गए। वहाँ पे एक लड़की को मैंने जो उनके मेहमानों में थी या घर की लड़की थी, वो छोटी, वो उर्दू का कायदा पढ़ के बैठी हुई थी। तो मैं उससे पूछा था कि तुम क्या पढ़ती हो, ये पढ़ के सुनाओ। तो मुझे सुना रही थी, मैं भी उसका तलफ़्फ़ुज़ ठीक कर रहा था कि नहीं इस लफ्ज़ को ऐसे बोलो। तो वो मेहमानों में से एक ख़ातून बड़ी ग्रेसफुल सी आके हमारे पास खड़ी हो गई। वो ख़ातून आके खड़ी हो गई और बड़ी देर मुझे देखती रही कि मैं उन्हें पढ़ा रहा हूँ, लड़की का तलफ़्फ़ुज़ भी ठीक कर रहा हूँ। तो थोड़ी देर के बाद वो मुझे कहने लगी कि आप अगर मुनासिब समझे तो मुझे आप उर्दू पढ़ा देंगे। बड़ी उसने साफ लहजे में कहा मुझे उर्दू में। तो मैं बड़ा हैरान हुआ, मैंने कहा ये उर्दू तो आपकी मुझसे भी अच्छी है। तो कहने लगी नहीं, उर्दू मैं बोल लेती हूँ, मैं पढ़ नहीं सकती, लिख नहीं सकती। तो मुझे जो है ना हिंदी, अगर आप चाहें तो मैं आपको हिंदी सिखा दूँगी। तो मैंने कहा ठीक है। मैं टाइम सुबह का तय हुआ, मैंने यूनिवर्सिटी जाना होता था, तो 6:30 बजे मैं जाता था, 7:30 तक उन्हें पढ़ाता था। तो काफ़ी देर सिलसिला चलता रहा। वो बड़े बाद में मुझे पता चला कि वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में इंग्लिश की टीचर रही हुई हैं। उनके मियाँ जो है वो यूनाइटेड इंडिया के डिफेंस सेक्रेटरी रहे हुए हैं। तो वो इन्होंने अपना मुल्क नहीं छोड़ा, उन्होंने अपना मुल्क नहीं छोड़ा, दोनों ने कोर्ट मैरिज की। तो दोनों इकट्ठे रहते थे, बाकी फैमिली उन्हें नहीं मिलती। लेकिन ये जो मुझे बाद में पता चला, एक दिन मैं कमरे में जहाँ पढ़ते थे वहाँ कोई वाइट वॉश हो रहा था। तो उन्होंने कहा ये दूसरे कमरे में चले जाए। तो दूसरे कमरे में गया तो अभी वो आई नहीं थी, वो जो खातून थी पढ़ने के लिए। तो तस्वीरें पड़ी हुई थी वहाँ। मैं वो तस्वीरें देखने लगा, उसमें इंदिरा गांधी की तस्वीर थी, नेहरू की तस्वीरें थी, इस खातून की तस्वीरें भी थी साथ। मैं बड़ा हैरान हुआ कि मैंने कहा ये इसका इंडिया के ये रूलिंग क्लास से क्या तल्लक है। तो फिर वो जब आई तो मैंने उससे पूछा कि ये इन तस्वीरों में आप नेहरू के साथ आप हैं, इंदिरा गांधी के साथ आप हैं। तो वो कहने लगी ये तो मेरी कज़न है, मैं जब इंडिया जाती हूँ तो मैं वाने सदर में ठहरती हूँ, वजीरा मैं उसमें ठहरती हूँ। तो मैंने कहा मैं बड़ा हैरान हुआ। खैर फिर जो फैमिली थी जिससे जो हमारे घर के साथ रहे, उन्होंने हमें बताया कि ये उधर ही इनकी आपस में मुलाकात हुई थी, इन्होंने फिर शादी कर ली। फिर इधर दोनों की फैमिली ने कट ऑफ कर दिया। सिर्फ इंदिरा गांधी उन्हें मिलती थी। तो उस खातून के जो है ना वो जैसे इंदिरा गांधी के बालों पे एक छोटा सा यहाँ से सफेदी सी थी जी, बिल्कुल एक, हाँ वो वैसी उसी लट तरह थी। हाँ उसी तरह उसकी भी थी। और वो काफी सुर्ख और सफेद पंडितों जैसा रंग था उसका। तो इस तरह मैंने उसे मतलब पढ़ाया। उसने मुझे हिंदी पढ़ाई थोड़ी सी, मैं हिंदी पढ़ लेता था, लेकिन और भी बड़ी दिलचस्प बातें पढ़ाई। अच्छा सर, वो आपने कोई सेपरेशन की बात भी बताई थी कि जी वो कि इधर का गंद इधर रह गया, उधर का वो क्या बात है? एक दिन वो जब मैं उन्हें उर्दू पढ़ाता था ना, तो तरीका ये था कि मैं पहले एक फिक्रा बोलता था, वो उसको रिपीट करती थी। तो एक दिन वो 5वीं क्लास की बुक थी जो हम पढ़ाता था मैं सबक, उसमें एक सबक था पाकिस्तान कैसे बना। तो वो सबक जो है ना मैं पहले पढ़ लेता था, मैं पढ़ाने से पहले। तो मुझे ना वो बड़ा हिंदुओं के खिलाफ बड़ा उसमें जहर उगला हुआ था, बहुत सख्त बातें की हुई थी।
तो मैं नहीं चाहता था कि वो ये पढ़े, तो मैंने कहा जी ये हम स्किप कर देते हैं, इसको छोड़ देते हैं चैप्टर को। उसने कहा नहीं नहीं, ये कुछ छोड़ना कुछ नहीं है, पढ़ना सारा कुछ है। अब मैंने पढ़ना शुरू किया कि फिक्रा के जी पाकिस्तान बनने से पहले हिंदुओं का की इजारादारी थी, ये बड़े बुरे लोग थे, ये बड़े जो है वो तंग करते थे मुसलमानों को, तंग नज़र थे, तंग दिल थे, और बड़ी ज़्यादा जो है वो तसब रखते थे, इस तरह की बातें। तो वो मैं पढ़ रहा था, साथ साथ वो भी पढ़ रही थी, और उसकी जो है ना चेहरे पे जरा नागवारी के असरात आ रहे थे, मतलब सफ़ेद रंग तो उसका पहले था, सुरख हो रहा था वो पढ़ के। तो फिर पढ़ते पढ़ते ना एक फिक्र आगे आया कि इस तरह कायदे आज़म की बेमिसाल क़यादत और मुसलमानों की लाजवाल कुर्बानियों से पाकिस्तान बन गया। जब ये फिक्र उसने पढ़ा तो उसका पैमाना सबक लबरेज हो गया, उसने फ़ौरन किताब बंद की और उसने कहा कि इस तरह कायदे आज़म की बेमिसाल क़यादत और मुसलमानों की लाजवाल कुर्बानियों की वजह से पाकिस्तान बन गया, और अच्छा हुआ कि पाकिस्तान बन गया और हिंदुस्तान का सारा गंद इधर अब उसने बोल तो दिया, फिक्र है, ये बड़ा तारीखी फिक्र है। जब भी कभी जो मुसलमान आपस में लड़ते हैं, एक दूसरे को काफिर कहते हैं, या जो सियासतदान एक दूसरे को आप जाने दुश्मन बना लेते हैं, जो सरबराह आते हैं उनके अपने वेस्टर्न इंटरेस्ट होते हैं, उनके अपने इंटरेस्ट होते हैं, तो इन्होंने मुल्क का ये हाल कर दिया। तो बात उसने बिल्कुल सही कही थी। अच्छा, उसने ये कहा कि हिंदुस्तान का सारा गंद इधर आ गया, और अगर ये उधर होते हैं तो उधर भी किसी को चैन से ना बैठने देते। अच्छा साहब, आपकी बातों से एक और बात मुझे याद आई कि आप बड़ा कंपैरिजन किया करते थे कि जो हमारे कराची के जो लोग हैं, बिजनेसमैन या कराची के जो ऑफिसर्स हैं, और उनके रवैयों में और पंजाब के जो बिजनेसमैनों के रवैयों में और ऑफिसर्स में एक बड़ा खासा फर्क होता है, ये क्या वजह है? हाँ, ये दरअसल ये अच्छा हुआ कि मुझे पहली पोस्टिंग मेरी कराची में हुई, और कराची से मुझे सर्विस मैन का आगाज़ किया मैंने। वहाँ पे मैंने बहुत ही फ़र्क देखा, ऑफिसर्स का भी और जो टैक्स गुजार थे उनका भी। बड़ा ही रवैया डिफरेंट है, बहुत ही डिफरेंट है। हमारे ऑफिसर जो थे वो जब कमिश्नर के पास जब हम कभी जाते थे, वो बड़े पुरसकून, बड़े बैठे होते थे, क्वाइट कंपोज एंड कम्पैक्ट, कोई मतलब एक मामूली सी बात करते थे, हाँ जी ये ऐसे कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, बस कोई बुलशिट नहीं करते थे, कोई नाराज़ नहीं होते थे। तो मैं कभी समझता था कि इनको गुस्सा भी आता है कभी कि नहीं आता। तो और ACR भी लिखते वक्त जो है ना वो कोशिश करते थे कि बेहतर ACR दें। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि मैं अपने एक ऑफिसर को अपनी ACR दे के आया, वो दूसरी बिल्डिंग में बैठते थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि ये मेरे लिए ACR भी ले जाएं और आप जो है ना वो फलाना अफसर हैं उनको जाके दे दें। अच्छा, जिन अफसर को मैंने देनी थी ACR उनकी, वो मेरे इब्तदाई IAC थे, इब्तदाई IAC उनसे। अब मैं सिर्फ वो उस अफसर की ACR उन्हें देने गया हूँ, तो वो मुझे क्या कहते हैं, बरखुरदार। मुझे कहा बरखुरदार बैठ जाओ। तो ये तुम उधर कैसे गया थे? मैंने कहा सर मैं अपनी ACR उन्हें देने गया था। अच्छा, अब इस पे ना इतनी सी बात है, उन्होंने मेरे सामने उस अफसर को फ़ोन किया और कहने लगे ये बरखुरदार मेरे पास आ गया है और आपकी ACR ले आया है, तो आप कैसी ACR लिखना चाहते हैं, अपनी कैसी देना? उसने कहा होगा A1 दे दें। उन्होंने कहा आप कैसी ACR चाहते हैं? तो उसने कहा होगा मतलब A1 दे दें। तो उस पे ना वो इन अफसर ने कहा कि फिर आप बरखुरदार को भी A1 दे देना। ये मैं उनके पास इस काम के लिए नहीं किया था, लेकिन आपने देखो अकोमोडेट किस तरह करते हैं। तासाब, आप अपने मैं पूछ रहा था कि आपके दोस्तों के साथ, पुराने दोस्तों के साथ, सर आप रिटायर कब हुए थे? हाँ, मेरी रिटायरमेंट तो 2009 में उसी गुजरांवाले से जी। तो मैंने गुजरांवाला में मेरा बड़ा अच्छा टाइम गुजरा। मैं मतलब वहाँ 2002 में गया था, तो 2009 तक मैं
जी उधर रहा और मेरा बड़ा ही अच्छा वक्त गुजरा। सारे मेरे साथ बड़े ऑफिसर भी बड़े खुश थे और ये सबॉर्डिनेट तो बहुत ही खुश थे। वो अभी भी मेरे साथ उनका रब्ता है। जी जी जब मैं कभी गुजरांवाला से कोई चीज़ मुकाना चाहूँ या कोई काम कहूँ तो सारे कर देते हैं। जी जी बड़ी मतलब वो अच्छे लोग हैं। उनमें एक बंदे का मैं जिक्र करता हूँ। जी वो इनका जो है ना हमारे कमिश्नर साहब का वो पीएम था। जी तो मैं रिटायर हो गया तो एक दिन मैं कमिश्नर साहब से मिलने गया किसी काम के लिए। तो वो छुट्टी पे थे, वो दफ्तर में नहीं थे। मैं थोड़ी देर मैंने उनसे पूछा, वो कहने लगा पीएम कहने सर आप आए ना, आप बैठे बात। मैं बैठ गया थोड़ी देर। कहने सर आप खाना खाएंगे कि चाय पियेंगे? अच्छा, मैंने कहा नहीं मुझे किसी चीज़ की जरूरत नहीं। कहता नहीं सर आप या खाना खाएं या चाय पिए। अब मैंने उसे कहा भी मुझे ज़रूरत तो नहीं। कहता नहीं मैंने ऐसे नहीं आपको जाने देना। उसे पता था मैं रिटायर हो के आ गया। मैंने उसने कहा चल चाय दे पी लेते हैं। कैंटीन साथ ही थी, वो चाय ले आया। बड़े उसने खलूस और मोहब्बत से पेश की, तो बड़ी बातें भी करता था। तो मेरे दिल में ख्याल आया शायद ये कोई मॉनिटरी बेनिफिट के लिए कर रहा है। तो मैंने खैर चाय पीने के बाद उसका शुक्रिया अदा किया। तो मैंने उसे कोई कैश वगैरह देने की कोशिश की तो कहने सर उसे नाराज़ हो गया। कहता सर ये मैंने सर को इसलिए नहीं किया। कहने आप यहाँ इतने अरसा रहे हैं, आप हमारे साथ इतना अच्छा आपका सलूक रहा है, अब आप आए हैं तो हमें तो मुझे तो बड़ी खुशी हुई है। मैं तो कहता हूँ आप खाना भी खाएं यहाँ, तो मैं तो दिल से आपकी इज्जत कर रहा हूँ। मुझे पैसे देने के लिए नहीं की। मतलब अच्छे लोग तो हैं तो हर जगह पे, हर जगह पे हैं, लेकिन जो कहीं किसी कहीं ज़्यादा अच्छे लोग तो इस तरह हमारे दोस्तों में भी ऐसे थे। बाकी यह है कि बंदे को खुद अच्छा होना चाहिए, दूसरे की बेहतरी सोचे। मैंने भी अपने अफसरों की हमेशा बेहतरी सोची है। सर आप हमारे साथ बेहतर सलूक करते थे तो मैं आज 25-30 साल के बाद आपके पास हाजिर हुआ हूँ। मैं कभी नहीं चाहता कि कोई अफसर जो है ना, मैं उसे कहता हूँ देखो तुम घर में कम टाइम गुजारते हो, दफ्तर में ज़्यादा गुजारते हो। सही बात। तो ये दफ्तर हमारी फैमिली ज़्यादा बन जाती है। सही बात। तो मैं नहीं चाहता कि आप मेरी वजह से किसी वजह से परेशान हो। आपको परेशानी है मुझे बताएं, हम मिलके हल करेंगे परेशानी। अच्छा सर, मैं इसी प्रोग्राम के तवज्जुह से आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप मेरे नाजरीन को और ख़ास तौर पर एफबीआर के ऑफिसर्स के बारे में आप क्या ऐसा खुशकुन मैसेज देना चाहेंगे कि वो अपनी सर्विस में एक अच्छे मूड के साथ काम भी करें, गवर्नमेंट के रेवेन्यू भी पूरे करें और लोगों के साथ तल्लुकात और लोगों के साथ जो फैसिलिटेशन का माहौल है वो कैसा वो कर सकते हैं? आप उनके बारे में क्या कहें? हाँ देखें जी, 2-3 चीज़ें हैं जिससे जो है ना हर चीज़ बेहतर हो सकती है। 2-3 चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी है। पहली चीज़ तो ये है कि आप जिस प्रोफेशन में हैं उसकी मुकम्मल आप कंपिटेंट हो उसमें। अगर ये इनकम टैक्स लॉ है तो आपको कंपिटेंस होनी चाहिए बहुत ज़्यादा। कोई आपको जो है ना कोई आईटीपी या कोई वकील डॉज ना कर सके। सबसे पहले जो बंदा कंपिटेंट है उसका कंट्रोल होता है अपने दफ्तर पे, उसका कंट्रोल होता है अपने ऑफिस पे, अपने लोगों पे। दूसरी बात यह है कि वो अपने ड्यूटीफुल भी हो, अपना जो उसका ड्यूटी है उसको कभी ना छोड़े, बिल्कुल कुताही ना करे, उसमें सिंसियरली काम करे और अपने अफसरों के साथ भी सिंसियर हो और अपने सबॉर्डिनेट के साथ भी। उन्हें ये ना करे कि मैं तंग करता हूँ, क्योंकि दुनिया में बड़ी परेशानी है, लोग तंग हैं बड़े, उनको मज़ीद तंग करना जो है वो ठीक नहीं है। उनके लिए कोशिश करनी है कि उनके लिए रिलैक्स माहौल हो। जो बिल्कुल ही बात नहीं आता फिर उसको लेकिन यार कि कोशिश ये करनी है, ये ज़्यादा लोग अच्छे ही होते हैं, उनको अच्छा माहौल रखे। कि जैसे ये प्रोवर्ब है इंग्लिश का कि पीपल who have no tongue are eyes and ears, मतलब जो लोग बोल नहीं सकते उनकी आंखें और इसका मतलब ये नहीं कि बेवकूफ़ हैं, उनकी आंखें भी हैं और कान भी हैं, वो सुनते भी सारे कुछ हैं, देखते भी सारे कुछ हैं, लेकिन वो किसी वजह से आपके मुकाम की वजह से या किसी खौफ की वजह से बोल नहीं सकते। तो आप वो जो है ना वो खौफ के लिए इज्जत ना कराएं अपनी अपने। तासा, मैं इतनी बातें आपके साथ खुशकुन हो रही हैं,
मैं आजकल जो हमारे सियासी हालात चल रहे हैं, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए आप क्या एडवाइस करना चाहेंगे? देखिए जी, बेहतरी के लिए सबसे पहले तो सिंसेरिटी है, मतलब बंदे को सिंसियर होना चाहिए जी अब हमारे पास खुशकिस्मती से मिसाल कायदे आजम की है जी मतलब वो हार्ड वर्किंग भी थे, लायक भी थे, सिंसियर भी थे। उन्होंने अपनी जायदाद पाकिस्तान के वसाइल से नहीं बनाई, बल्कि उन्होंने अपनी जायदाद पाकिस्तान को दी है। अच्छा, अब जब हर बंदा यहाँ पे चाहे वो किसी भी पोजीशन में है, वो सबको यहाँ से ले जाने की कोशिश करेगा अपने घर, तो वो उसको खाली कर देगा। आप उसे देने की कोशिश करें। आप मतलब अब इसकी एक तारीखी फैक्ट्स हैं जो थोड़े से नज़र में रखें तो आपको थोड़ा समझ देंगे। ज़हन में मुल्क की खिदमत होनी चाहिए, अवाम की खिदमत होनी चाहिए, मुल्क की खिदमत होनी चाहिए, अवाम की खिदमत। अब आप देखें 800 साल यहाँ पे हुकूमत रही मुगलों की। 800 साल में उन्होंने क्या चीज़ें बनाई? जहांगीर का मकबरा बनाया, हुमायूं का मकबरा बनाया, ताजमहल बनाया, शालीमार बाग लाल किला बनाया, किला लाहौर बनाया, लाल किला बनाया, लाहौर का किला बनाया, शहजादे शहजादियों के जो है ना वो मकबरे बनवाए। पब्लिक के लिए क्या बनाया? सही बात। अच्छा, सारा भी अपने लिए। मतलब जो मसाइल आप देखें कि 800 साल एक हुकूमत एक ही खानदान की रहे और वो सारा अपने लिए बनाते जाए और वो पब्लिक के लिए कुछ ना बनाए। तो ये एक सोचने की बात। अब आप इसके मुकाबले में देखें कि अंग्रेजों की हुकूमत ये है ना, वो यहाँ पे जो कंप्लीट फुल हुकूमत पावर के साथ रही है 100 साल रही है। ये नहीं बरसगीर में, हाँ बरसगीर में, लेकिन वो 200 साल से वो आए हुए थे, अपना काम कर रहे, लेकिन 100 साल में वो मुकम्मल हुकूमत उनके पास थी। अब आपको 800 साल को उधर रखें और 100 साल को इधर रखें। अब इन्होंने क्या बनाया? इन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी, अच्छा लेडी विलिंगटन कॉलेज, हाई कोर्ट, ये जो हॉस्पिटल, ब्यो हॉस्पिटल, अच्छा ये जो आर्ट्स कॉलेज है जो, अच्छा अजायब घर है, और इसके बाद GPO है, नहरों का सिस्टम है और रेलवे का सिस्टम है। रेलवे कितना बड़ा सिस्टम है सर। अब इसमें ये देखें कि ये सारी चीजें पब्लिक के फायदे की हैं। ये सब चीजें पब्लिक के फायदे की हैं। वो उन्होंने अपने लिए मुगलों की तरह नहीं बनाई चीजें, वो उन्होंने पब्लिक के लिए बनाई है। पब्लिक आप उसकी वजह से पंजाब यूनिवर्सिटी से आज तक लोग फायदा उठा रहे हैं। ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलेज है ये उनके दौर पर बना हुआ है, इंतजामिया जिसमें, अच्छा हाई कोर्ट में कानून उनके चल रहे हैं। कैनाल की बिल्डिंग है, रेलवे की बिल्डिंग है, ये आज भी। और फिर पूरे बड़े शहर में रेस्ट हाउस और कैनाल, उनके साथ वो जो ना कैनाल का सिस्टम, उनको जो मॉनिटर करना सारा, और रेलवे का सिस्टम, ये आप देखें तो दो बिल्कुल अलहदा मतलब आपको जो थिंकिंग नजर आएंगी। एक थिंकिंग है सिर्फ अपने लिए, एक थिंकिंग है पब्लिक के लिए। अब उन्होंने 100 साल में ऐसी चीजें कर दी हैं कि आज तक पब्लिक उनसे फायदा उठा रही है। मतलब जो मिलिट्री के कॉलेज हैं, उसमें मिलिट्री वाले फायदा उठा रहे हैं। यूनिवर्सिटीज हैं, उसमें यूनिवर्सिटी फायदा उठा रहे हैं। ये जो एचिसन कॉलेज है, ये मतलब उसमें पढ़ाई हो रही है पब्लिक। अब मकबरों में क्या हो रहा है? उससे कौन फायदा उठा रहा है? मैंने तो चंद चीज़ों का जिक्र किया। अभी तो सिर्फ लाहौर की चंद चीज़ें थी जिनमें गवर्नमेंट कॉलेज और ये ज़ूलॉजिकल गार्डन, बोटानिकल गार्डन, जैसे बाग जना कहते हैं या चिड़ियाघर, ये मतलब उनके बनाए हुए हैं। इसके अलावा उनकी दूरंदेशी देखें, उस वक्त गैस नहीं आई थी तो उन्होंने लाहौर के करीब एक जंगल, आर्टिफिशियल जंगल बनाया था। वो छांगा मांगा जंगल उसका नाम था जी, जिसको हमने सियासत की नजर कर दिया। और उसमें उन्होंने प्लांटेशन की थी दरख्तों की, इस इरादे से कि जब कभी लाहौर की आबादी बढ़ जाएगी तो लकड़ी की ज़रूरत होगी, तो ये लकड़ी छांगा मांगा से प्रोवाइड की जाएगी। अच्छा, और
एडमिनिस्ट्रेटिव जो है उन्होंने इंस्टीट्यूशन पूरे इंडिया में बनाए हैं, जिसमें जो सिविल सर्विस ऑफिसर की ट्रेनिंग होती है, और इसी तरह मिलिट्री अकेडमीज बनाई हैं। और रेलवे तो अब मैंने जिक्र किया, इतना बड़ा निज़ाम है कि वो हमसे चल नहीं सकती। तो बेशुमार चीज़ें उन्होंने बनाई हुई हैं, और उसमें देखें तो सारे पब्लिक वेलफेयर का उसमें जो है कंसेप्ट है। कोई उन्होंने अपनी ज़ात के लिए कोई चीज़ नहीं बनाई। अल्ताफ़ साहब, मैं यहाँ ऐड करूँगा, मैंने सुना है कि किसी अंग्रेज ने बरे सगीर में अपनी जायदाद भी खरीदी नहीं है। बिल्कुल। मैंने नहीं सुना किसी अंग्रेज ने जो रह गया हो और उसने यहाँ कोई जायदाद खरीदी हो। हाँ, नहीं कोई। और वो हैरत की वजह है, वो बाहर के लोग थे और पब्लिक के लिए इतना कुछ कर गए जो मुगल 800 सालों में नहीं कर सके, या उससे पहले भी आने वाली हुकूमतें सब अपने लिए। किसी ने ख्याल नहीं किया, किसी ने आवाम का ख्याल, और अब भी नहीं कर रहे। मतलब अब जिनको जो हुकूमत मिली है वो भी अपने ही ख्याल कर रहे हैं। लोग कहते हैं कि बिलावल हाउस बन जाए, जाती उमरा बन जाए जी, दुबई में पैलेस बन जाए, लंदन में फ्लैट बन जाए, और भाई लोगों को यहाँ ज़रूरत है, किसानों को मदद करो, बेशुमार बच्चे काबिल बच्चे हैं, पढ़ाई के लिए उनकी सपोर्ट करो। तुमने इधर ही रहना है, वहाँ तुम्हारे घरों में भी जैसे किले बर्बाद हो गए हैं वो भी बर्बाद हो जाए। बिल्कुल ऐसे ही होता है सर, ऐसे ये मकबरे तो उन्होंने अपने लिए बनाए और वो पैसा भी ज़ाया ही किया। अब ये इन्होंने जो ये मतलब ये सीखने की बात ये है, ये कमाल की बात है। अल्ताफ़ साहब, आपने आज की इंटरव्यू में जो मैं काम की बात समझा हूँ वो ये वही बात है कि आपको दुनिया में आप आ गए हैं तो ऐसा काम करें कि आपका नाम तो जिंदा रहे ही रहे, लेकिन आपके कारनामे सारी जिंदगी याद रखें, आपने क्या डिलीवर किया। क्योंकि आप अच्छा डिलीवर करेंगे, आप अपनी नेक्स्ट जनरेशन के लिए कुछ बना के जाएंगे तो आपका मुल्क भी संभलेगा और आपकी खुद भी इज्जत होगी। अल्ताफ़ साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आज आपने मुझे एक खासा तवील वक्त दिया, और मैं नाजरीन का मशकूर हूँ कि उन्होंने हमारी बातें सुनी। उम्मीद करते हैं कि आप इस प्रोग्राम को लाइक भी करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।